मैं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप। और प्रदीप लगातार तीसरा दिन है जब मार्केट में अच्छे खासी गिरावट देखने मिली। और सेकंड हाफ बैंक निफ्टी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो था जिसने कहीं ना कहीं प्रेशर डाला है मार्केट पे। और जाते जाते हमने देखा कि निफ्टी में करीब 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। लेकिन ये गिरावट कहाँ थमेगी प्रदीप? थमेगी कि नहीं थमेगी? कोई लेवल है बॉटम? नहीं, वो जो सपोर्ट के लेवल थे वो आज दरअसल टूटते हुए नजर आए हैं। क्योंकि अगर आप निफ्टी के लिहाज से देखें तो निफ्टी पे मेरी उम्मीद ये थी कि बाजार को, निफ्टी को करीबन 10,860-70 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। अब 10,830 पे बंद हुए हैं तो ये सपोर्ट तो निकल गया। और इसी तरह से निफ्टी बैंक के लिए 27,075 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, मुझसे काफी नीचे जाके 27,000 पे बंद हुए हैं। तो दोनों ही इंडेक्स ने वो सपोर्ट लेवल तोड़ दिए हैं और दरअसल ये यहाँ से गिरावट बढ़ने का संकेत है। जो पिछले 2 दिनों से बाजार संभल रहा था, अगर आप देखिए कल पहले घंटे में जो हमने लो बनाए थे वो कल पूरे दिन मेंटेन रखे, आज पूरे दिन मेंटेन रखे और आज आखिरी घंटे में उसको तोड़ा। तो वो 2 दिन का कंसोलिडेशन, थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, वो सब पूरी हो गई और इवेंचुअली आप नीचे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो दिखने को मिल रही है, आप देखिए जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे उस समय यूरोप के बाजार पॉजिटिव जोन में थे। वहां पे कोई ऐसा हमने दबाव नहीं देखा। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स भी तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं। तो ये जो गिरावट आ रही है अब हमारे बाजारों में, ये हमारी अपनी गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ पे जाहिर है कि ट्रेडर भी काफी पशोपेश में है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और रुपया दिन की ऊंचाई पर, रुपया दरअसल महीने की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये जो बिकवाली थी लास्ट आखिरी घंटे की, मैं कहूँगा ठीक से पूरी तरह समझ में नहीं आई। आपके पास सही है कि बैंकों पे खास तौर पे दबाव था, लेकिन अब एक्सिस बैंक का OFS था वो तो नीचे खुल के रिकवर हुआ और ICICI बैंक उसके सामने टूटता हुआ नजर आ रहा है, HDFC गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो डर है वो थोड़ा सा मुश्किल है समझना। लेकिन अगर आप टेक्निकल्स देखेंगे, अगर आप बाजार का मोमेंटम देखेंगे तो वो तो नीचे की तरफ है और वो दबाव जारी है। उस पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अब पंकज जमदग्नी PNB पे पूछ रहे हैं व्यू क्या है। अब वो PNB हाउसिंग में 22% के आसपास हिस्सा इन्वेस्टर्स खरीदने के लिए फ्रंट रनर्स बन के उभरे हैं। लेकिन मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था सुबह की क्या ओपन ऑफर नहीं आने वाला है इसके बाद। हाँ, तो जो खबर आई है, देखिए अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि कौन क्या है, लेकिन जो खबर चल रही है कि 2 PE इन्वेस्टर्स हिस्सा खरीदेंगे और दोनों मिलकर के जो हिस्सा खरीदेंगे अलग अलग हो जाएगा। तो एक इन्वेस्टर का हिस्सा 26% से ऊपर नहीं जाएगा, और इसके चलते आपको ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो डिसअपॉइंटमेंट है। तो उसकी जगह लोगों ने कैनफिन होम्स खरीदना शुरू कर दिया, वो 11% ऊपर चला कि ये भी एक सरकारी बैंक की कंपनी है, तो ये नहीं तो वो सही। लेकिन PNB पे क्या हुआ है? PNB हाउसिंग नहीं, PNB पंजाब नेशनल बैंक पूछ रहे हैं। देखिए सरकारी बैंकों पे इन जनरल मेरा व्यू इस समय थोड़ा दूर रहने का ही बना हुआ है और PNB के मामले में भी वो राय कहीं से भी अलग नहीं है अभी तक। एक बात आप ये मान के रखिए कि इन स्टॉक्स का अभी तक बॉटम बना नहीं है। नतीजों में हम देख रहे हैं NPS थोड़े से स्टेबलाइज हो गए, उस वजह से थोड़ी बहुत खरीदारी दिखाई देती है कुछ चुनिंदा बैंकों में। 3 बैंक PCA से बाहर हो गए, लेकिन उनकी भी देखिए पिटाई हो गई। बैंक ऑफ इंडिया जो जितना चला था वो सब निकल गया। तो वो साफ तौर पे बता रहा है कि यहाँ पर लेने वाला कोई नहीं है, लोग बेचने के लिए ही तैयार खड़े हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में ही खरीदारी का मौका ढूंढिए, सरकारी बैंकों को थोड़ा वक्त दीजिए। जब ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है और बाजार का मूड जैसा है इस समय, जिस तरह से आपको बिकवाली देखने को मिल रही है, फियर्स सेलिंग है, शॉर्ट वाले ही पैसे बना रहे हैं, तो वहां पर PNB थोड़ा रिस्क वाला ट्रेड हो जाएगा। दूर रहें बेटर है। मेरी राय तो यही है कि आप दूर रहें। और अगर आप एक ट्रेडिंग के नजरिए से भी देखेंगे तो देखिए स्टॉक ने पिछले महीने भर के दौरान तकरीबन 85 रुपए के आसपास से बिकवाली देखी थी। अब आज ये 71 के नीचे आकर बंद हुआ है। तो ट्रेंड तो यहाँ भी वीकनेस का ही है। चलिए वीकनेस का ट्रेंड है, दूर रहे ज़्यादा बेटर है। योगेंद्र सिंह धाकड़ वेदांता पे पूछ रहे हैं 152.65 पे लेके बैठे हैं। आज मेटल काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। कहीं कहीं मैं पढ़ रहा था कि चाइना की तरफ से कुछ प्राइस राइज की न्यूज़ आई है। क्लैरिटी नहीं थी इनफैक्ट कि वो न्यूज़ क्या है, लेकिन ऐसी खबरें थी मार्केट में, कहीं ना कहीं चल रही थी। वो जो व्हाट्सएप अपडेट आते रहते कहीं ना कहीं, लेकिन बाद में सब बिकवाली में चला गया। बाद में सब बिकवाली में गया। आप पिछले हफ्ते भर में देखिए ना, भारतीय स्टील कंपनियों ने भी दाम बढ़ाए थे, तो वो भी थोड़ी पॉजिटिव खबर थी। लेकिन नहीं, हिंडाल्को के नतीजे भी तो बुरे नहीं थे। आप तो बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, लेकिन वो स्टॉक भी बिकवाली का शिकार ही हुआ। उधर वहाँ अगर आप देखें ना तो स्टैंड अलोन जो एल्यूमिनियम का कारोबार था ना, वहाँ प्रेशर देखने मिला। जो नतीजे अच्छे दिख रहे हैं ना वो एल्यूमिना के कारोबार से, जो एल्यूमिना है एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है,
जो उत्कल एल्यूमिना इस बार उत्कल एल्यूमिना जो इस बार दिया गया है, इनफैक्ट क्योंकि इन्होंने प्रेजेंटेशन पहले दे दिया इस बार, इसके लिए लोगों ने वो उत्कल एल्यूमिना देखा नहीं, तो प्रेजेंटेशन में ही उत्कल एल्यूमिना देते हैं, लेकिन इस पहले केवल ये रिजल्ट देते थे। तो कहीं ना कहीं एनालिस्ट ने कहा कि आप उत्कल का एल्यूमिना का भी नंबर दे, तो हमें और समझ में आए कि हो क्या रहा है, इस वजह से दिया गया। और उत्कल के एल्यूमिना कारोबार से जो फायदा मिला, उसके चलते कंपनी के जो ओवरऑल नंबर्स है वो थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं उत्कल को इंक्लूड करके। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड देखें तो एल्यूमिनियम कारोबार है उसमें थोड़ी दिक्कत है, कॉपर का कारोबार है वहाँ जो सेल्स के नंबर है वो थोड़े कमजोर आए हैं। ये हिंडाल्को का हाल है। वेदांता का हाल बुरा है, उससे भी ज्यादा बुरा है। और चूंकि थोड़े से वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले इशू भी निकल कर आए जब इन्होंने अपनी एक कंपनी में कहा कि अब वो केन का पैसा लगाएंगे, तो इस तरह के माहौल में मुझे लगता है ये रिस्क इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, क्योंकि कहीं भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा आते ही उस स्टॉक की बहुत बुरी तरह पिटाई होती है। आप शायद यहाँ पर ऐसी स्थिति में बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ जाएं, अगर आप खबरों के साथ जाएं, अगर आप नतीजे के साथ जाएं, तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में कॉन्ट्रा ट्रेड करने का मौका है क्या, बहादुर बनने का समय है क्या? मुझे नहीं लगता। देखिए वेदांता में अभी भी बहुत वक्त लगेगा इसका बॉटम बनने में। और एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें बहुत अप डाउन देखने को मिलता है। आपको एक अंदाजा दे दूं ताकि आप ये गलती ना करें। 2010 में इस स्टॉक ने 495 करीब 500 रुपए का हाई बनाया था, ठीक है, और उसके बाद इसमें गिरावट शुरू हुई। 2013 में ये 119 रुपए पर आ गया। 2016 में इसने जो लो बनाया वो 58 रुपए का था, और वो 58 वाला स्टॉक फिर अगले ही साल फिर से 350 हो गया। ये तो मेटल स्टॉक्स में रैली आई तो ये कमोडिटी शेयरों में दिखता है। कमोडिटी के दाम ऊपर नीचे होते हैं, उसके साथ साथ शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है। तो कमोडिटी स्टॉक आपको कभी भी ये सोचकर नहीं खरीदने चाहिए कि ये टॉप से इतना गिर गया है। ये मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि कितना गिर सकता है। तो कमोडिटी स्टॉक 70, 80, 90% तक कभी भी गिर सकते हैं, और वहां से फिर 5, 6, 10 गुना हो भी सकते हैं। तो जब तक साइकिल चेंज ना हो, बहादुरी ना करें। ये वो स्टॉक नहीं है। आपको सामने खड़े होकर लेना है तो वो लेने वाली हिम्मत आप HDFC बैंक में कीजिएगा तो मुनाफे में रहेंगे। आप ब्रिटानिया में वो कोशिश करेंगे तो आप मुनाफे में रहेंगे शायद, लेकिन इस स्टॉक में ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे। ओके, चलिए मत लीजिए, और जिन लेवल्स पे वहाँ से निकल जाए तो वही ज़्यादा बेटर अगर मुनाफा मिलता है आपको तो। अच्छा प्रदीप, आज HEG के नतीजे है, नीरव शाह भी यही पूछे कि HEG के नतीजे बहुत अच्छे थे, लेकिन ये 4000 के लेवल पे लेके बैठे हैं। आज जो बाउंस देखने मिला, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है या फिर ये वन डे वंडर है और कल से फिर इनकी वही हालत होने वाली है जो पिछले कुछ दिनों में देखने मिली थी? संभव मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल नहीं पाएगा यहाँ से। HEG और ग्रेफाइट की जिस तरह से पिटाई हुई है, इनकी रिकवरी के आसार बहुत नज़र नहीं आते। आपको 4000 की आपकी कॉस्ट है, क्या आपके लेवल तक आएगा? मेरे हिसाब से 3200, 3300 तक आकर के ये थक जाएगा। वो बेस्ट केस सिनेरियो है। बेस्ट केस सिनेरियो मतलब उसके ऊपर जाने से रहा। हाँ, अभी तो मुझे लगता है कि यहाँ से 10% और चले, 2400 है, 2700 तक भी आता है, तो वहाँ पर ही यहाँ पर सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया तो 3200, उससे ऊपर मुझे दिखता नहीं है। तो आप मेरे ख्याल से उछाल में निकलिए, उसके बाद फिर इंतजार कीजिए, आगे देखेंगे क्या मूव बनता है या कहीं और आपके नुकसान की भरपाई होगी। आपने 4000 की जो एंट्री ली है वो उस समय सपोर्ट बन रहा था, तो मैं नहीं कहूँगा कि आपने कोई बहुत गलत कॉल लिया, लेकिन जब आप गिरते हुए स्टॉक पे कॉल लेते हैं ना, कि आप यहाँ पे हिम्मत दिखाकर सामने खड़े हैं, तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। और वो देखिए, ग्रेफाइट और HEG दोनों में मैं कहूँगा कि टेक्निकली तेजी का कॉल, बाउंस का कॉल जब बन रहा था तो हम भी उस पर बात कर रहे थे, लेकिन इसने बहुत क्लियर कट आपको सिग्नल दिया गिरावट का, और फिर धीरे धीरे ये स्टॉक गिरे हैं। ये वो स्टॉक नहीं है जो एक दिन में 50% गिर गए और आपको सोचने का भी मौका नहीं मिला। तो आप लोग अगर स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें तो ये स्टॉक आपको निकलने का सिग्नल साफ तौर पे दे रहा था, जिसको आपने इग्नोर किया है। इसलिए अब थोड़ा खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर मेरे पास होता तो मैं 2700 पे आधा बेच देता, फिर वेट करता, अगर ऊपर जाता है तो बाकी का ऊपर बेचता, वरना जो भाव आ जाए उसमें बेचता। चलिए, अच्छे लेवल दिखे तो बेच लीजिए। अच्छा, विकास दोतासरा पूछ रहे हैं, एस्कॉर्ट्स पे शॉर्ट टर्म का क्या व्यू है? अब तो ये ट्रैक्टर वाली कंपनीज है, M&M, एस्कॉर्ट्स, इन्होंने अपना जो गाइडेंस है वो घटाना शुरू कर दिया है, तो इस लिहाज से क्या शॉर्ट टर्म में भी ये लेने लायक है कि अभी इनसे दूरी रहें? अगर रिकवरी नहीं आई तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं किसी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, FY20 में सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, इस तरह की हालत है। सही बात है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि आपको 550, 550 के लेवल भी दिखा सकता है। आज अभी 600 के करीब पहुंचा है। गिरावट अभी भी जारी रहेगी साफ तौर पे।
तो इसमें कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। इनके पास है या ये लेना चाहते हैं? व्यू पूछ रहे हैं, व्यू पूछ क्या रहे हैं करना है शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म का व्यू तो शॉर्ट का ही है, सेल कीजिए और 550 550 के दायरे में आएगा तब फिर देखेंगे। 550 के आसपास टिक जाता है तो ठीक है। इमीडिएट टारगेट तो यही है, इस समय ट्रेड शॉर्ट का बनता है और करंट लेवल से मुझे कम 60-70 रुपए की और गिरावट नजर आती है। देखिए सारी कंपनियों ने अपने जो गाइडेंस घटाए हैं, ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है कि कमजोरी का है। यहाँ पे आपको कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। और एक बात ये भी देखिए कि बाजार के फंडामेंटल या किसी सेक्टर के फंडामेंटल अपनी जगह पे हैं और ओवरऑल बाजार का मूड दूसरी जगह पे है। अब लगातार गिरावट के बाद थोड़ी सी फोर्स सेलिंग होने लगती है। जब 3-4 दिन बाजार गिर जाता है, इतने बड़े पैमाने पे मिड कैप्स वगैरह गिरते हैं, तो लोग नर्वस होकर बेचना शुरू करते हैं। कुछ लोग मजबूरी में मार्जिन ट्रिगर होने से बेचना शुरू करते हैं और बिकवाली वही होती है जो स्टॉक लोगों के पास हो। इसलिए एस्कॉर्ट्स काफी लोगों के पास है, तो जाहिर है कि यही पिट रहा है। तो इस समय तो आपको यहाँ से निकलना चाहिए, बेचना चाहिए कि फार्म इनकम बढ़ेगी। हाँ, तो उसका कोई फायदा इनकम न्यूज को नहीं होने वाला। देखिए 6,000 रुपए अगर आपको साल के मिले, ट्रैक्टर तो खरीदोगे? ट्रैक्टर खरीदने पे तो कामयाब नहीं होगी ना आप, सही बात है। तो उसके लिए थोड़ा बड़ा ट्रिगर चाहिए और वो जब आएगा, देखिए बड़ी गिरावट हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख ली है, पर अभी बॉटम बाकी है, तो उसका थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्दबाजी ना करें। अगर ये टर्न होता है तो जैसे मैंने कहा कि मैं 550 550 की रेंज में इसको फिर से रिव्यू करने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल मैं लेता हूँ। अविनाश त्रिपाठी इंजीनियर्स इंडिया पे व्यू पूछ रहे हैं। 500 शेयर है @125। इंजीनियर्स इंडिया आज इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, बेहतरीन गेन से आज इस काउंटर में। कुछ कंपनियों में इनफैक्ट सरकारी कंपनियों में बायबैक वगैरह आने की खबरों की भी उम्मीद की जा रही है और पीएसयूज में इस वजह से एक रैली आई जिसका शायद इसको भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। EIL पर इस समय मेरी राय सारी सरकारी कंपनियों की तरह दूर रहने की है। इस समय इस स्टॉक पे अगर आप लंबा नजरिया लेना चाहते हैं, इन्होंने कोई व्यू बताया है कि कितना क्या व्यू है इनका, या जनरल सवाल पूछ रहे हैं? जनरल सवाल पूछा। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत कोई जल्दी करनी चाहिए एंट्री लेने के लिए। ये स्टॉक कोशिश कर रहा है बेस बनाने की, इनके पास है 125 के रेट पे। ओके, तो मैं आपको ये राय दूंगा कि ये स्टॉक अगर 130 के आसपास तक कोई बाउंस देता है तो वहां पे निकल लीजिए। उससे ज़्यादा उम्मीद इस समय के माहौल को देखते हुए आपको नहीं करनी चाहिए। अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि स्टॉक ने बेस बना लिया है या नहीं। तो गिरते हुए बाजार में आपको ऐसे स्टॉक्स में अटकना नहीं चाहिए, थोड़े मजबूट स्टॉक ढूंढिए तो अच्छा होगा। अच्छा, पीयूष सिंह काफी बार पूछ चुके हैं टीम प्लेट पे, तो इसके ऊपर सवाल लेना चाहूंगा। 258 के रेट पे इनके पास पड़े हैं, टीम प्लेट का स्टॉक है, क्या करना चाहिए प्रदीप? 258 आधा हो चुका है वहां से तो। हाँ ठीक है, तो आप 124 रुपए पे स्टॉप लगाइए। 125 का ही भाव है, 127 का भाव है, तो 3 रुपए का और रिस्क बाकी है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो तुरंत निकल जाइए। अगर बाउंस आता है तो मुमकिन है कि आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाए। 143-44 तक एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ओह सॉरी, मुझे लगा कि 150 के आसपास है। 250 तो आपका भाव जल्दी नहीं आएगा। मेरी राय यही होगी कि किसी उछाल में 140 142 जो भाव मिले वहां निकलिए, और 124 के नीचे चला जाता है तो जरूर निकल जाइए और पैसे मत तोड़िए, फिर मौका मिलेगा। चलिए ठीक है, और पैसे मत तोड़िए स्टॉक में। फिर से ये वही है, मेटल साइकिल, रिवाइवल, साइक्लिकल, तो उसके ऊपर ध्यान रखिए। चलिए अब विदा लेते प्रदीप, सवाल जवाब के सिलसिला यहीं बंद करते हैं। कल फिर आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और सुबह हमारे साथ जुड़िए, बताएंगे ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, नमस्कार।